हैरत और गुस्से से मेरा खून सनसनाने लगा। क्या मतलब था उस उल्लू के पट्टे अंडाबा ज़म्बी का? मुझे धोखा देकर लागर से बाहर क्यों लाया गया? फिर मुझे गिरफ्तार क्यों कर लिया गया? और गिरफ्तार करने के बाद मुझे फ़ौरन ही क्यों ना कत्ल कर दिया गया? ज़ुलुओं ने मुझे सफ़ेद रूह कहा था, तो क्या ऐसा तो नहीं कि ये लोग मेरे खून और गोश्त से कोई जादुई दवा या टूना टूटका बनाने वाले हों? मैंने सुन रखा है कि ज़ुलु और चंद दूसरे कबाइल भी सफ़ेद फामों को पकड़कर उनके सर में सुराख कर दिया करते थे और फिर उस सुराख से निकलते हुए खून को एक बर्तन में जमा करके उससे विच डॉक्टरों के ज़रिए कोई दवा बनवाया करते। इस ख्याल के आते ही मेरा खून सर्द हो गया। किस कदर इबरतनाक अंजाम, किस कदर खौफनाक मौत। मेरा खून निकाल लिया जाएगा, मेरी हड्डियों का चूरा कर दिया जाएगा कि उसकी दवाई बनाई जाए और मेरे गोश्त को कूट कर खा लिया जाएगा। बहरहाल मुझे अपने अंजाम पर ज़्यादा देर तक गौर करने का मौका न मिला। ज़ुलुओं की चाल कामयाब रही। वह मुझे गिरफ्तार करना चाहते थे और अपने इस मकसद में कामयाब रहे। चुनाचे अब वो लोग झाड़ियों और पत्थरों के पीछे से निकल रहे थे और टीले के करीब जमा हो रहे थे। मुझे टीले की चोटी पर ले जाकर उस दस्ते के सपुर्द कर दिया गया जो ज़ुलु फौज का गोया महफूज दस्ता था। उस दस्ते का सरदार वही दियोकामत शख्स था जो सफ़ीर बन के आगे आया था और जिसने बॉयरों से उनके मवेशियों के मुतल्लिक पूछा। उस सरदार का नाम मुझे मालूम हुआ कि बाम बानी था। ये वैशी बड़ी दिलचस्पी, हैरत और गालिबन वैशियाना शफकत से मेरा मुआयना कर रहा था। वक्तन फ़वक्तन वो मेरे पास आता और अपने भाले का दस्ता मेरी पसलियों में खबो देता। गालिबन वो अपना इत्मीनान करना चाहता था कि मैं मुजस्सम हूँ या नहीं। वो बार बार मुझसे पूछ रहा था, सफ़ेद रूह, ये तो बताओ इस जंग में हमारे कितने आदमी मारे जाएंगे? ज़ुलु बॉयरों को आमा बोना कहते थे। ये तो हम जानते हैं कि आमा बोना में से तो एक भी जिंदा न रहेगा, लेकिन उनका सफाया करने में खुद हमें अपने कितने सिपाहियों से हाथ धोना पड़ेंगे। तुम सफ़ेद रूह हो, तुम सब कुछ जानते हो, चुनाचे तुम पेशन गोई कर सकते हो। पहले तो मैं खामोश रहा और उसके भाले की हथी के ठोके बर्दाश्त करता रहा, लेकिन कब तक? आखिरकार मुझे गुस्सा आ गया और मैंने चीख कर कहा, दूसरों से तुम्हें क्या लेना देना? अलबत्ता तुम अपने मुतल्लिक सुन लो कि 1 घंटा नहीं गुजरता कि तुम मारे जाओगे। मेरी इस पेशन गोई पर उसने कहकहा लगाया। सफ़ेद रूह, वो बोला, ज़ुलुलैंड से चला हूँ और यहाँ तक का सफ़र करके आया हूँ। तुम जानो बड़ा तवील सफ़र था, चुनाचे मैं थक गया हूँ और अब गहरी नींद सोना चाहता हूँ, चाहे वह मौत की नींद ही क्यों ना हो। ज़ुलु अब फिर गाने लगे, मेरे भाइयों, सफ़ेद रूह को हमने पकड़ लिया है। आहनी ज़ुबान ने इसे सूंघ लिया है। आहनी ज़ुबान ने इसके मुतल्लिक हमारे कान में कहा, अब आमा बौना को कोई नहीं बचा सकता, उन्हें मुर्दा समझो। आहनी ज़ुबान ने सूंघ लिया। आहनी ज़ुबान ने उनके कानों में क्या कहा? और आहनी ज़ुबान, आप भूले ना होंगे, अंडाबा ज़म्बी का लक़ब था। चुनाचे अब किसी शक व शुबा की गुंजाइश बाकी ना रह गई। ये अंडाबा ज़म्बी ही था जिसने मुझे धोखा दिया, वही जिसने अयारी से मुझे ज़ुलु वैश्यों के हाथों गिरफ्तार करवा दिया। दफ़ातन सिपा सालार ने जिसके बाल सफ़ेद हो चले थे और जिसका नाम सोसो सा था, अपना भाला बुलंद किया और वो सब खामोश हो गए। सोसो सा ने अपने मशीरों से कुछ कहा और वो पहली सफ़ के मुतवाज़ी दाएं और बाएं तरफ दौड़ पड़े और फिर उन लोगों ने दस्ते के सरदार से कुछ कहा। ये मुशीर दौड़ते हुए सफ़ के दाएं और बाएं सिरे पर पहुंच गए और उन्होंने अपने भाले बुलंद किए और पूरी सफ़ के सिपाहियों ने, उस सफ़ में 1000 सिपाही थे, एक नारा लगाया और नारा यूं था, बोला ला आमा बोना, यानी बॉयरों को कत्ल कर दो। और फिर वो लोग टीले की ढलान उतर कर लागर की तरफ बढ़े। बड़ा ही मरूब कुन मंजर था। उनके भालों के फल जो स्याह ढालों के ऊपर नजर आ रहे थे, सूरज की शुआओं में चमक रहे थे। हवा के झोंकों से सिपाहियों की कलगियां जरा पीछे की तरफ और उनके सरों पर झुक गई थीं। उनके चेहरों पर करख्तगी थी और आंखों में खून की प्यास, और उनके कदमों की दमक से ज़मीन लरज़ रही थी। मैंने बॉयरों के इंजाम के मुतल्लिक सोचा और कांप गया। उन बेचारों का अब खुदा ही हाफिज था। ज़ुलु सिपाही लागर को 3 तरफ से घेरे में लेने के लिए कमान की शक्ल बनाए भाग रहे थे और अब वो लागर से तकरीबन 70 गज दूर रह गए। यकायक छकड़ों के पीछे से नीले नीले शोलों की जुबानें सी लपकीं। बंदूक के धमाकों की आवाज़ से जंगल और मैदान गूंज उठा और भागते हुए सिपाहियों में से कई एक मुर्दा होकर गिरे, लेकिन दूसरों ने अपने साथियों के मरने की कोई परवाह न की, उनकी तरफ कोई ध्यान ना दिया। बंदूक के धमाकों से ज़रा भी खौफजदा ना हुए और वो आगे ही बढ़ते रहे। वह सीधे लागर की तरफ चले कि उसमें घुस पड़े, लेकिन बॉयरों ने मुसलसल बाड़े मारकर कुश्तों के पुश्ते लगा दिए
हाथी मार बंदूकें काबिले तारीफ काम कर रही थीं। एक निशाना भी खता ना जाता था, खसूसन इसलिए कि ज़ुलू शाना बशाना आगे बढ़ रहे थे। सिर्फ एक ज़ुलू छकड़े में चढ़ने पर कामयाब हो गया, लेकिन अभी वो छकड़े पर चढ़ा ही था कि मैंने देखा कि एक बॉयर औरत ने कुल्हाड़े से उसकी खोपड़ी पर जरब लगाई। ज़ुल्लू सिपाही छकड़े पर से तेवरा कर गिरा और हमलावर ज़ुल्लू पसपा होकर पीछे हटे। टीले के कदमों में खड़े हुए सिपाहियों के मुंह से अल्फाज निकल गए। ऐन उसी वक्त सिपा सलार सोसासा टीले पर आया तो उन सिपाहियों ने जो मुझे हिरासत में लिए हुए थे उससे कहा, सरदार चलो अब हम चलते हैं। तुमने जंग करने के लिए लड़कियों को भेजा है और वो खौफजदा हो गई हैं। चलो हम बताएं उन्हें कि मर्द यूं लड़ते हैं। सोसासा ने कहकहा लगाया। नहीं नहीं, वो बोला, जरा सब्र करो, लड़कियां जल्द ही बैठकर औरतें बन जाएंगी और आमा बोना से जंग करने के लिए औरतें ही काफ़ी हैं। हमलावर सिपाही ने अपने साथियों के अल्फाज सुने जो उनकी बुजदली का मजाक उड़ा रहे थे तो उन्हें बड़ी गैरत हुई और वो एक अंधे जोश के आलम में आगे धंस पड़े। इस असना में बॉयरों को अपनी बंदूकें भरने का मौका मिल गया। चुनाचे उन्होंने हमलावरों का बड़ा ही गर्मा गर्म इस्तकबाल किया और बहुत से ज़ुल्लू मुर्दा होकर गिरे, लेकिन ओम टैटवा का खून अब जोश मार चुका था और सिपाही इस दफ़ा पसपा होकर अपना मजाक उड़वाना ना चाहते थे। चुनाचे मैंने समझ लिया कि इस एक तरफा जंग का खात्मा करीब था। यक 6 ज़ुल्लू सिपाही छलांगे लगाकर छकड़ों पर जा चढ़े। उनके पीछे बैठे हुए बॉयरों को कत्ल कर दिया और लागर में उतर पड़े। बॉयरों ने उन 6 के 6 को ठिकाने लगा दिया, लेकिन फौरन ही दूसरे ज़ुल्लू लागर में पहुंच गए और मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। लेकिन मेरे कान खुले थे और मैं गुस्से की चीखें, तकलीफ की कराहें और मौत की आवाज़ें सुन रहा था और साथ ही वही खौफनाक नारा, सागी सागी। ये वैश्यों का नारा था जो कत्लेआम करते वक्त लगाया जाता। एक दफ़ा मैंने गर्दन घुमाकर लागर की तरफ देखा। हैनस पौथा एक छकड़े पर खड़ा अपनी बंदूक घुमा घुमा कर उसके दस्ते से ज़ुल्लुओं को मार रहा था। दफातन कई भाले हवा को चीरते हुए फौलादी जुबानों की तरह उसकी तरफ लपके और मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो हैनस बौथा वहाँ ना था। गुस्से, खौफ और सनसनी से मेरी हालत गैर हो गई। मैं बेचैन और बेताब हो उठा, लेकिन अफसोस मैं कुछ कर ना सकता था। मैं मजबूर और बेबस था। बॉयर मारे जा चुके थे, सब के सब मारे जा चुके थे और मेरी मौत भी करीब थी, लेकिन शायद मेरी मौत इतनी आसान होने वाली ना थी। जंग खत्म हो गई। टीले के कदमों खड़े हुए ज़ुल्लू अपनी सफ़ें तोड़कर लागर की तरफ भागे। थोड़ी देर बाद ही हम वहां पहुंच गए और लागर बड़ा ही लर्जा खेज मंजर पेश कर रहा था। बहुत से ज़ुल्लू मारे जा चुके थे। मरने वालों की तादाद मेरे ख्याल में 50 से कम न थी और 150 के करीब जख्मी थे। जख्मियों में से अक्सर बुरी तरह जख्मी थे और उनके बचने की कोई उम्मीद न थी। सिपा सालार सोसासा ने अहकामात जारी किए। मकतूलों को उठा उठाकर उनकी लाशों को एक जगह ढेर कर दिया गया। लाशों का ये अंबार, ये खूनी अंबार बड़ा ही बरत अंगेज मंजर पेश कर रहा था। जिन सिपाहियों को मामूली से जख्म आए थे वो उठकर अपने दोस्तों और अजीज़ों की तरफ जो फौज में ही थे चल दिए कि उनके जख्मों की मरहम पट्टी कर दी जाए। रहे वो लोग जो बुरी तरह जख्मी थे और चलने फिरने के काबिल न रहे थे तो उनके साथ अजीब सलूक किया गया। सिपा सालार सोसासा और उसके मशीरों ने हर जख्मी का मुआयना किया और जब उन्हें यकीन हो गया कि ये लोग आइंदा जंग करने के काबिल नहीं रहे तो यके बाद दीगरे उठा उठाकर उन्हें दरिया में डाल दिया। गर्क होने वालों ने अपने आप को बचाने की ज़रा भी जद्दोजहद ना की। अलबत्ता एक जख्मी तैरकर किसी न किसी तरह किनारे में आने पर कामयाब हो गया, लेकिन उसे पकड़कर फिर दरिया में डाल दिया और जबरन डुबो दिया गया। सबसे ज़्यादा अजीब मामला खुद सोसासा के भाई का था। यह शख्स हमलावर दस्तों में से एक दस्ते का सरदार था और बंदूक की गोली ने उसके टखने की हड्डी तोड़ क्या दी थी, उसकी किरचियाँ उड़ा दी थीं। सोसासा अपने जख्मे भाई के पास पहुंचा, पहले उसके जख्म का मुआयना किया और हमले में पसपाई पर उसे सख्त सुस्त कहने और बड़े जलील नामों से उसे पुकारने लगा। बेचारे जख्मी ने सफाई पेश करते हुए कहा कि अगर पहला हमला पसपा कर दिया गया तो इसमें उसका कोई कसूर ना था और वो उस पिसपाई में शरीक भी ना था, क्योंकि पहले ही हल्ले में उसके गोली लगी थी और वो बेकार हो गया। सोसासा ने अपने भाई की इस तशरीह को कबूल कर लिया। बहरहाल सोसासा ने चुटकी भर नस्वार अपने भाई को पेश करते हुए कहा, अब तुम चलने फिरने के काबिल तो नहीं रहे? हाँ सरदार, नहीं रहा। जख्मी ने अपने टखने की तरफ देखते हुए कहा, और कल हमें एक तवील सफ़र पर रवाना होना है। सोसासा ने कहा, हाँ सरदार। अच्छा तो फिर ये बताओ कि तुम इसी जंगल में पड़े रहोगे? और सोसासा ने अपना सर हिलाकर दरिया की तरफ इशारा किया। जख्मी ने अपना सर झुका लिया। गालिबन वो कुछ सोच रहा था। चंद सानियों तक वो सर झुकाए खामोश रहा। फिर उसने अपना सर उठाकर अपने भाई सोसासा के चेहरे पर नजरें गाड़ दी। मेरे भाई, जख्मी ने कहा, मेरा टखना बुरी तरह से दर्द कर रहा है। चुनाचे मेरा ख्याल है कि मैं ज़ुलू लैंड चला जाऊंगा, क्योंकि वही एक ऐसा कराल है जिससे मुझे प्यार है।
और जहाँ मैं दोबारा जाना चाहता हूँ, फिर चाहे मुझे सांप बनकर ही वहाँ क्यों ना जाना पड़े। बेहद मुनासिब फैसला किया है तुमने मेरे भाई, सोसासा ने कहा। सो जाओ सुकून की नींद। और वो अपने भाई के करीब से हट आया और उसने अपने एक मुशीर से फौरन कुछ कहा। फौरन ही चंद ज़ुलू आगे बढ़े। उन्होंने जख्मी को सहारा देकर उठाया और उसे दरिया तक ले गए। वहां पहुंचकर उन लोगों ने जख्मी की दरख्वास्त पर उसकी कमर से एक बड़ा सा पत्थर बांध दिया और फिर उसे दरिया के गहरे पानी में ले जाकर डुबो दिया। डूबने वाला मुस्कुराता रहा, उसने जरा भी खौफ का इजहार न किया और मैं सांस रोक के ये गमनाक और हैरत अंगेज ड्रामा देखता रहा। जख्मी की जुर्रत की तारीफ किए बगैर मैं नहीं रह सकता और उसके भाई की बेदर्दी और संगदिली से मुतासिर हुए बगैर भी ना रह सका। इसके बावजूद ये अमल ज़रूरी था। हम सोसासा को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। उसने अपने भाई के साथ जो संगदिलाना सलूक किया वो अशद ज़रूरी था। यह सलूक कितना ही जालिमाना क्यों ना हो, बहरहाल ज़ूलों के नुक्ता नज़र से नारवाना था। जख्मी को या तो फौरन मरना था या फिर इसी जंगल में उस वक्त तक पड़े रहना था जब तक भूख और प्यास उसका खात्मा नहीं कर देती, क्योंकि कोई भी ज़ुलू फौज जख्मियों की वजह से अपनी रफ्तार सुस्त नहीं कर सकती। उनके नज़दीक जख्मी उनकी राह के रोड़े होते हैं। साल साल की जंगों ने उनके दिल सख्त कर दिए थे और ये लोग मौत की कुछ हस्ती ही ना समझते थे। जंग इनके लिए एक दिलचस्प मशगला था और मौत एक खेल। ज़ुलू हंसते बोलते मौत को लब्बैक कहते, गोया वो अपनी नहीं बल्कि किसी दूसरे की मौत का इस्तकबाल कर रही हों। यही फौज जब ज़ुलूओं के बादशाह डंगान ने ज़ुलू लैंड से रवाना की थी तो इसमें 9000 सिपाही थे और अब इसमें सिर्फ 3000 बल्कि उससे भी कम बाकी रह गए। बकिया मर चुके थे, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ जाने वाला था। ज़ुलू जंग करने के लिए जीते हैं और खाक को खून में उनका इंजाम होता है। कत्ल करो यहाँ तक कि खुद तुम कत्ल हो जाओ। ये है ज़ुलुओं का असूल, ये है उनका दस्तूर और यही है हर ज़ुलू सिपाही का नारा। ये वस्फ उनकी वैश्याना सादगी ने पैदा किया है और यह है वो खूबी जिसने ज़ुलू को ज़ुलू बनाया और यह है वो खसूसियत जिसने ज़ुलू कबीले को अफ्रीका का बहादुर तरीन और फातेह कबीला बना दिया। और इसी कबीले में शाका और डंगान जैसे बादशाह हुए जिन्होंने अपने मजालिम से पूरे अफ्रीका को थर्रा दिया। इस अरसे में ज़ुलू सिपाही छकड़े लूटने में मसरूफ़ हो चुके थे। बॉयरों के साथ साथ मेरा छकड़ा भी लूटा जा रहा था। एक तरफ बॉयर की लाशों का अंबार लगा दिया गया। मैंने उस अंबार की तरफ देखा। हर एक की लाश उस अंबार में थी। 2 मोटी औरतों की लाशें भी थीं। अलबत्ता उस अंबार में मुझे एक लाश नजर न आ रही थी, यानी हैनस बौथा की लड़की टोटा की लाश। उम्मीद की शुआ मेरे दिल में रींग आई और मैंने सोचा टोटा शायद बच गई है, लेकिन नहीं, यह मुमकिन न था। वो बच ना सकती थी। अगर वो भाग भी गई थी तो दरिंदे उसे फाड़ खाएंगे। खुदा करे कि वो भी मर गई हो। मैंने दिल ही दिल में दुआ मांगी। ऐन उसी वक्त दियो कामत बाम्बानी, जो मेरे करीब से हटकर लूट में शरीक हो गया था, एक छकड़े में से निकल आया। नन्ही सफ़ेद फार्म को मैंने पकड़ लिया है, उसने चीख कर कहा और मैंने नज़र उठाकर देखा तो कांप गया। नन्ही टोटा उसकी गिरफ्त में लटक रही थी। उसने अपने बड़े से हाथ में टोटा का स्कर्ट पकड़ रखा था और वह उसके हाथ से लटक रही थी। बाम्बानी टोटा को लटकाए हमारे करीब आ खड़ा हुआ और उसे सरदार सोसा की तरफ बढ़ाकर और हंसकर बोला, क्यों सरदार, ये नन्ही चुईया जिंदा है कि मर गई? और मैंने देखा कि टोटा मरी ना थी, वो जिंदा थी। हैनस बौथा ने उसे छकड़े में छुपा रखा था और वह खौफ से बेहोश हो गई थी। सोसा ने बड़ी बेपरवाही से लड़की की तरफ देखा और कहा, बाम्बानी मुझसे क्या पूछते हो? अपना डंडा इस्तेमाल करो और खुद ही मालूम कर दो कि जिंदा है या मर गई। उस वैशी का यह इशारा काफ़ी था। उसने एक हाथ में बच्ची को लटकाए रखा और दूसरे हाथ से अपना डंडा, जिसके एक सिरे पर बड़ा सा लट्टू बना हुआ था, बुलंद किया और टोटा की खोपड़ी तोड़ने के लिए तैयार हो गया। ये इंतहा थी। मैंने दफातन एक छलांग लगाई और बाम्बानी के सामने पहुंच गया। इससे पहले कि बाम्बानी कुछ सोच और समझ सकता, मैंने एक घुंसा उसकी नाक पर रसीद कर दिया और उस वक्त मैंने ये भी ना सोचा कि मेरी इस जुर्रतमंदाना हरकत से ज़ुलू गुस्से में आ जाएंगे और मुझे अपने भालों से छेद कर रख देंगे। मैं अपनी तमाम कुव्वत उस घौंसे में समेट लाया। चुनाचे बाम्बानी लड़खड़ा गया। टोटा दफातन उसके हाथ से छूट गई। उसने अपने दोनों हाथ चेहरे पर रखकर कहा, सफ़ेद रूह का घुंसा बड़ा सख्त है। आ जाओ सफ़ेद रूह, हम इस बच्ची के लिए आपस में मुकाबला कर लें। हाँ, मैं मुकाबला करूंगा तुम्हारा। ज़ुलू सिपाहियों ने खुशी के नारे लगाए। वो उछलने कूदने और तालियां बजाने लगे। हाँ हाँ, वो बोले, बाम्बानी और सफ़ेद रूह में मुकाबला होने दो, दोनों भालों से आपस में फैसला कर देंगे। मैं लम्हे भर के लिए शशोपंज में पड़ गया। उस काले देव से मुकाबला करके मेरे बच जाने के इम्कानात बहुत कम, बल्कि ना होने के बराबर थे। लेकिन मैं मरहूम हैनस बौथा से वादा कर चुका था कि उसकी प्यारी बेटी को बचाने की कोशिश करूंगा। अब अगर मैं इस मुकाबले में मारा गया तो इससे जाहिर है कि कोई फ़र्क ना पड़ सकता था।
क्योंकि बाद में जुल्लू मुझे कत्ल कर देने ही वाले थे। चुनाचे मैंने अंडाबाज अम्बी से कहा, अंडाबाज अम्बी, सरदार से कहो कि मैं न सिर्फ बाम्बानी का मुकाबला करने बल्कि उसे कत्ल कर देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन शर्त यह है कि अगर मैं कामयाब रहा, अगर मैंने बाम्बानी को कत्ल कर दिया तो ये बच्ची मुझे दे दी जाएगी। अंडाबाज अम्बी ने तर्जुमान की खिदमत इंजाम दी और मेरी इस शर्त का तर्जुमा करके सरदार को सुनाने लगा। लेकिन मैंने देखा कि तर्जुमा सुनाते वक्त वो मेरी तरफ न देख रहा था, बल्कि उसने एक हाथ अपनी आंखों पर ढक रखा था और सरदार के सामने वह मुझे मैकोमेजन कहने की बजाय भूत और रूह का बेटा कह रहा था। शायद इसलिए कि वह खुद मुझे लाफानी समझ रहा था और चाहता था कि बाम्बानी को मैं कत्ल कर दूं। किसी खास मकसद के तहत अंडाबाज अम्बी शायद बाम्बानी को पसंद न करता था और उसकी मौत का ख्वाहा था। ठीक है, हो जाए मुकाबला, वो बोले। दोनों को एक एक भाला दे दो, लेकिन ढाल ना दी जाए। ये लड़की उसी की होगी जो कामयाब होगा। जुल्लू सिपाहियों ने एक बार फिर खुशी के नारे लगाए। हाँ हाँ, हो जाए मुकाबला, वो बोले। बाम्बानी, डरो नहीं। अगर ये रूह है तो फिर बहुत छोटी रूह है, तुम इसका खात्मा कर दोगे। मैं ना तो कभी इंसान से खौफ हुआ हूँ और ना दरिंदों से, और मैं इस सफ़ेद रूह के सामने से भी फरार होने वाला नहीं हूँ। मेरी माँ ने मुझे डरना सिखाया ही नहीं। बाम्बानी ने बड़े यकीन से जवाब दिया और अपने चौड़े फल की तरफ देखने लगा, गोया कह रहा हो कि वो चशम जदन में ये फल मेरे सीने में उतार देगा। जुल्लू सिपाही हमारे गिर्द दायरा बनाकर खड़े हो गई। मुझे भी एक ऐसा ही भाला दे दिया गया और मुझे और बाम्बानी को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया गया। हमारे दरमियान 10 कदम का फासला था। मैं बज़ाहिर पुरसुकून था और कोशिश कर रहा था कि मेरे बुशरे से खौफ के जज्बात अयां ना हो। हालांकि मेरे दिल का खुदा ही हाफिज था। सच तो यह है कि बाम्बानी के रूप में मुझे अपनी मौत नजर आ रही थी। बाम्बानी बचपन ही से भाला इस्तेमाल करता आया था और यकीनन भाला मारने में महारत हासिल कर चुका था। इसके बरखिलाफ मैं आज पहली दफ़ा भाला इस्तेमाल कर रहा था। इसके अलावा हरचंद कि मैं फुर्तीला और तेज था, लेकिन बाम्बानी मुझसे ज़्यादा पुरकुव्वत था। लेकिन अब तो बहरहाल मुझे उस काले देव से मुकाबला करना ही था। चुनाचे मैंने जो खुदा की मर्जी कहकर भाला मजबूत पकड़ लिया, दांत भींच लिए, एक आखिरी दुआ मांगी और मुंतजिर खड़ा रहा। काला देव बाम्बानी मेरे सामने खड़ा हुआ था और बड़ी हकारत से मेरी तरफ देख रहा था, गोया मुझे मसल कर रख देगा। अंडाबाज अम्बी दायरे में चक्कर लगाता हुआ मेरे करीब से गुजरा और जब वह मेरे करीब से गुजर रहा था तो उसने आहिस्ता से कहा, मैकोमेजन, मुतमईन और पुरसुकून रहो और उसके हमले का इंतज़ार करो, मैं सब ठीक ठाक कर लूँगा। मैं चूंकि पहल करना ना चाहता था, इसलिए अंडाबाज अम्बी का ये मशवरा मुझे बेहद मुनासिब मालूम हुआ। हालांकि ये मैं ना समझ सका कि वो सब ठीक ठाक कैसे कर लेगा। आधा मिनट गुजर गया। खुदाया, ये आधा मिनट मुझे किस कदर तवील मालूम हुआ। इस वाक़े को कई साल गुजर चुकी हैं, लेकिन यह सतूर लिखते वक्त वह पूरा मंजर मेरी नज़र के सामने पूरी तफसील के साथ यूं घूम रहा है जैसे अभी गुज़िश्ता कल का वाक़या हो। हमारे पीछे वो लागर था जिसके छकड़ों पर खून के छींटे थे और उसके करीब लाशों का अंबार था, और हमारे गिर्द जुल्लू सिपाही दायरा बनाए खड़े थे जिनके सरों पर रंग बिरंगी कलगियाँ लगी हुई थीं जो हवा के झोंकों में लहरा रही थीं, और ये वैशी खामोश थे और इस मुकाबले के नतीजे के मुंतजिर। दरमियान में सफ़ेद बालों वाला सिपा सालार और सरदार सोसासा खड़ा था, जिसने अपना जंगी लिबास पहन रखा था और कंधे पर चीते की खाल डाल रखी थी और उसके कदमों में बेहोश टोटा पड़ी हुई थी। मेरे बाएं तरफ अंडाबाज अम्बी ज़मीन पर पालती मारे बैठा हुआ था और अपना सफ़ेद लट वाला सर मुसलसल हिला रहा था और आप ही आप कुछ बुड़बुड़ा रहा था। गालिबन वो कोई मंत्र पढ़ रहा था और मेरे सामने वो काला देव बाम्बानी खड़ा हुआ था। उसने अपना भाला बुलंद कर रखा था और उसकी कलगी हवा में लहरा रही थी, और इस तमाम मंजर पर घास के मैदान, दरिया के बहते पानी, टीले झाड़ियों, खामोश खड़े हुए वैश्यों, बेहोश टोटा और छकड़ों पर धूप लौटें लगा रही थी, और आसमान में जलता हुआ सूरज किसी देवता की आंख की तरह बेपरवाही से इस मंजर को देख रहा था। सूरज कुदरत के हुस्न और इंसान की संगदली को बड़ी दिलचस्पी, बड़ी बेपरवाही से और बड़े शौक से देख रहा था। दरिया के किनारे खारदार दरख्त कितार अंदर कितार खड़े थे और उस तरफ से मैं मूसा फूलों की खुशबू हवा के दोष पर सवार होकर हम तक पहुंच रही थी, और दरख्तों के झुंड में फाख्ताएं फिड़फिड़ा रही थीं और जंगली कबूतर गुटरगूं कर रहे थे। दफातन बाम्बानी ने अपना भाला हिलाया और नारा लगाए बगैर मेरी तरफ आया। मैंने जैसे ख्वाब के आलम में काले देव को अपनी तरफ आते देखा। मैंने उसके भाले के चौड़े फल को धूप में चमकते देखा और बाम्बानी मेरे सर पर पहुंच चुका था, और किसी गैबी आवाज़ का इशारा पाकर या शायद अंडाबाज अम्बी के मंत्र के ज़ेर असर मैं यकायक अपने घुटनों पर बैठ गया और बिजली किसी तेज़ी से अपना भाला आगे बढ़ा दिया। बाम्बानी अपना भाला मेरी तरफ झोंक चुका था। उसका फल मेरे सर पर से गुजर गया। फौरन ही मैंने अपने भाले पर बोझ महसूस किया। भाला मेरे हाथों से घसीट लिया गया
और बाम्बानी के लंबे लंबे बाजू बड़े ढीलेपन से मेरे सर से टकरा गए। मैंने सर उठाकर देखा। बाम्बानी अपने दोनों हाथ आगे की तरफ फैलाए और सर पीछे की तरफ ढलकाए लड़खड़ाकर पीछे हट रहा था। भाला उसके हाथ से छूट गया था। उसका भाला उसके पास ना था, लेकिन मेरे अपने भाले का फल उसकी पुश्त से बाहर निकला हुआ था। मेरे भाले का फल उसके सीने के आर पार था। मैंने काले देह को छेद कर रख दिया था। बाम्बानी संभला, टिका, घूमकर मेरी तरफ देखा, एक लंबा सांस लिया और कटे हुए तनावर दरख्त की तरह लुढ़क गया। बाम्बानी मर चुका था। चंद लम्हों तक मौत की सी खामोशी तारी रही और फिर एक शोर बुलंद हुआ। बाम्बानी मारा गया। जुल्लू चिल्लाए। सफ़ेद रूह ने बाम्बानी को कत्ल कर दिया। इस साहिर का खात्मा कर दो। इस सफ़ेद रूह को कत्ल कर दो जिसने जादू से बाम्बानी को कत्ल कर दिया। फौरन ही गजबनाक वैशी मेरी तरफ आए। चशम जदन में मैं जुल्लों में घिरा हुआ था और भालों के फल मेरी आंखों के सामने चमक चमक जाते। मैं अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे खामोश खड़ा था और अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। जुल्लू कमा गुस्से से दीवाने हो रहे थे। उनका सबसे बड़ा बहादुर, या यूं कहिए कि उनका रुस्तम, इस कदर आसानी से कत्ल हो गया। वो एक सेकंड में मेरा जिस्म छलनी कर देते। लेकिन इस शोरो हंगामे से बाला एक आवाज़ सुनाई दी। अंडाबाजम्बी की करख्त और बजती हुई आवाज़। हट जाओ बेवकूफ़ो, वो कह रहा था। कभी रूह भी कत्ल हुई है? रूह का खात्मा करना मुमकिन है क्या? छेद दो इसे, भाला मारो इसे, जुल्लू चिल्लाए। हम देखना चाहते हैं कि ये रूह है या कुछ और। रूह बाम्बानी को भाले से किस तरह कत्ल कर सकती है? ऐ शाहे बारह, ऐ अंडाबाजम्बी, तुम भाला मारो इसे और हमें मालूम हो जाएगा कि ये सफ़ेद रूह है या नहीं। दूर हट जाओ, परे हो। अंडाबाजम्बी ने कहा, मैं कत्ल करूंगा इसे। मैं बताऊंगा तुम्हें कि इसे कत्ल किया जा सकता है या नहीं, और फिर इसे दोबारा तुम्हारी नज़र के सामने जिंदा कर दूंगा। मैकोमेजन, एतबार करो मुझ पर। अंडाबाजम्बी ने सरगोशी में और सिस्तू जुबान में, जिसे जुलू न समझते थे, मुझसे कहा, भरोसा रखो मुझ पर। मेरे सामने घुटनों के बल झुक जाओ और जब मैं भाले से वार करूं तो इस तरह लुढ़क जाना जैसे तुम मर गई हो, और जब मेरी आवाज़ सुनो तो उठ बैठना। एतबार करो मुझ पर, यह तुम्हारी जिंदगी और मौत का सवाल है। चुनाचे इसके अलावा और कोई चारा न था, इसलिए मैंने इस बात में सर हिला दिया। हालांकि मैं जानता ना था कि अंडाबाजम्बी क्या करने वाला था। जुलू कदरे खामोश हो गए। उनका जोश ज़रा ठंडा पड़ गया और एक बार फिर वो पीछे हट गई। ए अजीम सफ़ेद रूह, ए रूहे फताओ कामरानी। अंडाबाजम्बी ने अपनी आंखों पर हाथ रखकर बुलंद आवाज़ में मुझे मुखातिब किया। मेरी सुनो और मेरी गुस्ताखी मुआफ़ करो। ये लोग अपनी हमाकत में अंधे हो रहे हैं और तुम्हें फ़ानी समझ रहे हैं, क्योंकि तुमने उस पर मौत नाजिल कर दी है जिसने अपने गुरूर में तुम्हारा मुकाबला करने की जुर्रत की। ए अजीम सफ़ेद रूह, गुस्ताखी होती है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, झुक जाओ। सफ़ेद रूह, घुटनों के बल, और इजाज़त दो कि मैं तुम्हारा सीना भाले से छेद दूँ। और देखो, जब मैं पुकारूं तुम्हें तो बिल्कुल हट्टे कट्टे उठ बैठो, जैसे मैंने तुम्हें भाला मारा ही ना हो। मैं घुटनों के बल झुक गया, अपनी मर्जी और खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी से, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा न था। मुझे अंडाबाजम्बी पर कुछ ज़्यादा एतबार न था और सोच रहा था कि यह शख्स दरअसल मेरा खात्मा ही कर देना चाहता है। लेकिन मैं खौफ और सनसनी से और जो कुछ देख रहा था उससे ऐसा निढाल हो रहा था और तबीयत पर ऐसी उदासी तारी थी कि ज़िंदगी मुझे जहर मालूम हो रही थी। और जब मैं यूं झुक गया तो चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद अंडाबाजम्बी ने कहा, ए ओम टैटवा के कबीले के लोगों और शाह शाखा के परिस्तारों, पीछे हट जाओ। मुबादा तुम लोगों को कोई नुकसान पहुंच जाए, क्योंकि इस वक्त यहाँ बहुत सी रूहें आ गई हैं। फिजा उन रूहों से पुर है। जुल्लू सिपाही ज़रा खौफजदा होकर 12 गज पीछे हट गए। ए लोगो, ए सिपाहियों, देखो इसे जो घुटनों के बल झुका हुआ है, अंडाबाजम्बी ने कहा, और सुनो वो अल्फाज जो मैं कह रहा हूँ। और तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? हाँ, मैं अंडाबाजम्बी हूँ। मैं भूतों और चुड़ैलों को सूंघ सकता हूँ। मैं बारिशें ला सकता हूँ कि शाह बारह हूँ, और मेरी कुव्वतों और मेरे साहर से तुम वाकिफ़ हो। देखो, ये जो घुटनों के बल झुका हुआ है नौजवान मालूम होता है, लेकिन यकीन करो ए ओम टैटवा वालों कि ये इंसान नहीं है। ये वो रूह है जो सफ़ेद फामों को फतह दिलाती है। यही वो रूह है जिसने सफ़ेद फामों को वो जादुई नलियाँ दी हैं जो बड़ी आवाज़ के साथ शोले उगलती हैं और मौत नाजिल करती हैं। जानते हो कि खूनी दरिया की जंग में डंगान की फ़ौज पसपा क्यों हुई थी? नहीं जानते तो मुझसे सुनो। इसी अजीम सफ़ेद रूह की वजह से। हाँ, इसलिए कि यह सफ़ेद रूह वहाँ मौजूद थी। जानते हो कि आमा बौना ने मूसीली काजे के हज़ारों सिपाहियों को क्यों कत्ल कर दिया? इसलिए कि यह अजीम सफ़ेद रूह वहाँ मौजूद थी। और ए लोगो, अगर मैं अपने जादू के ज़ोर से इस सफ़ेद रूह को लागर में से ना निकाल लाया होता तो जानते हो क्या होता? इस वक्त तुम फाते नहीं मफ्तू होते, गालिब नहीं मगलूब होते, यूं उड़ जाते जैसे हवा में धूल उड़ जाती है, यूं नाबूद हो जाते जैसे फिजा में अलाव से उड़ता हुआ धुआं नाबूद हो जाता है,
यूं जल जाते जैसे मौसम सरमा में मैदानों की खुश्क घास जल जाती है। हाँ, अगर ये रूह लागर में ही होती तो तुम्हारे बहुत से बहादुर मारे जाते और तुम लोग आमा बौना पर फतह हासिल न कर सकते। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया और मैंने तुम्हें खबरदार किया और फिर तुम लोगों ने मुझसे दरख्वास्त की और मैं इस अजीम सफ़ेद रूह को लागर से निकाल लाया। लेकिन तुम्हें इत्मीनान ना हुआ, तुमने एहसान फरामोशी की। इस रूह की वजह से फतह तुम्हारी हुई, लेकिन जब इस रूह ने तुमसे एक मामूली सी चीज़ तलब की, हाँ उस लड़की को तलब किया जो जिंदा थी, कि रूह उस लड़की के गोश्त और हड्डियों से अपने जादू की दवा बनाए। जाहिर है कि यह झूठ था। चुनाचे मैं अंडाबाज ज़म्बी को जवाब देने ही वाला था कि फिर कुछ सोचकर खामोश हो रहा। तो तुमने साफ इनकार कर दिया। अंडाबाज ज़म्बी ने सिलसिला कलाम जारी रखा। ना सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि कहा कि बच्ची के लिए सफ़ेद रूह तुम्हारे बहादुर तरीन सिपाही बामबानी से मुकाबला करे। और तुमने देखा कि सफ़ेद रूह ने बामबानी को कत्ल कर दिया, लेकिन अब तुम चाहते हो कि खुद रूह को कत्ल कर दिया जाए और कहते हो कि रूह नहीं है। लेकिन अब मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि यह दरअसल रूह ही है, लेकिन मैं इसे तुम्हारी नज़रों के सामने कत्ल कर दूंगा और फिर इसे जिंदा भी कर दूंगा। लेकिन अफसोस कि तुम एक बड़ी चीज़ से महरूम रह जाओगे, क्योंकि अब यह रूह तुम लोगों में ना रहेगी, क्योंकि तुमने गुस्ताखी की, तुमने इसकी हित्तक की, तुमने इसके रूह होने में शक किया। अगर ये रूह तुम लोगों में रह जाती तो फिर तुम पर कोई गलबा हासिल न कर सकता, तुम फातेह आलम बन जाते। लेकिन अब ये रूह तुम लोगों में ना रहेगी, यह जिंदा होकर चली जाएगी। तुमने अपनी हमाकत से इस अजीम रूह को खो दिया। अगर तुमने इस रूह को रोकने की कोशिश की तो फिर जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी खुद तुम पर आयद होगी। चुनाचे तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम इस रूह को रोकने की कोशिश ना करो। और अब चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद अंडाबाज ज़म्बी ने कहा, देखो इस भाले को गौर से देखो। और उसने बामबानी का भाला उठाकर अपने सर से बुलंद किया कि सब लोग बखूबी देख सकें। हर शख्स की निगाहें चंद लम्हों तक भाले के चौड़े और चमकते हुए फल पर जमी रहीं। चंद लम्हों तक अंडाबाज ज़म्बी भाला बुलंद किए खड़ा रहा और फिर वो उसे घुमाने लगा और सिपाहियों की निगाहें भी उसके साथ घूमने लगीं। अंडाबाज ज़म्बी कोई मंत्र पढ़ रहा था। रहा मैं धड़कता दिल लिए अंडाबाज ज़म्बी की हरकतों और खौफजदा नज़रों से घूमते हुए भाले को देख रहा था। यही वो भाला था जो मेरे बदन के इस कदर करीब आ गया था कि मैं किस्मत से ही उसके वार से बच गया था। चुनाचे उस भाले का खौफ सा मेरे दिल में बैठ गया। इसके अलावा मुझे यह भी यकीन था कि अंडाबाज ज़म्बी मुझे कत्ल कर देगा। बहरहाल मैं अंडाबाज ज़म्बी की हरकतें समझने से कासिर था। अलबत्ता इतना तो मैंने ज़रूर समझ लिया कि उस वक्त मेरी हैसियत अंडाबाज ज़म्बी के मामूल की सी थी। देखो देखो, अंडाबाज ज़म्बी चीखा और यकायक वो भाला मेरी तरफ झुका। मैंने कुछ महसूस ना किया, अलबत्ता मुझे यूं नजर आया, साफ तौर से नजर आया, जैसे भाले का फल मेरे बदन के आर पार हो गया है। देखो, जुल्लू चिल्लाए, अंडाबाज ज़म्बी ने इसे छेद दिया है। भाले की सुरख खून आलूद नोक उसकी पीठ से बाहर निकली हुई है। लुढ़क जाओ मैकुमेजन, अंडाबाज ज़म्बी ने मेरे कान में कहा। गिर जाओ जैसे मर गए हो, जल्दी करो। अंडाबाज ज़म्बी के इस अजीब हुक्म की तामील में मैंने एक लम्हे की भी ताखीर न की। चुनाचे मैं अपने पहलू के बल दफतन ढह गया। अपने दोनों हाथ फैला दिए, हवा में लातें चिल्लाईं, तड़पा कोशिश करके अपने जिस्म पर तशन्नत सा तारी कर दिया और बड़े ड्रामाई अंदाज में जैसे स्टेज पर हूँ मर गया। देखो देखो, जुल्लू चिल्लाए, मर गया, रूह मर गई। अंडाबाज ज़म्बी का भाला खून से सुरख है, करीब ना आओ, करीब ना आओ, अंडाबाज ज़म्बी ने कहा, वरना इसका भूत तुम्हें लिपट जाएगा। हाँ, ये मर गया है और अब मैं इसे दोबारा जिंदा करूंगा। देखो। अंडाबाज ज़म्बी ने अपना हाथ बढ़ाया और भाला खींच लिया। कहाँ से? शायद मेरे जिस्म में से या उस जगह से जहां उसने इसे पैवस्त कर दिया था। और अब उसने भाला बुलंद करके कहा, देखो, भाले का फल सुर्ख है, लेकिन अब यह सफ़ेद हो रहा है। हाँ, सफ़ेद हो रहा है। जुल्लू चिल्लाए, सफ़ेद हो रहा है, सफ़ेद हो रहा है, क्योंकि खून वापस उस जगह लौट रहा है जहां से निकला है। अंडाबाज ज़म्बी ने कहा, ए अजीम रूह, सुनो, मेरे अल्फाज सुनो। तुम मर चुके, सांस तुम्हारे मुंह से निकल गई, लेकिन फिर भी मेरे अल्फाज सुनो और उठ बैठो। उठो, सफ़ेद रूह, उठो और दिखा दो अपनी कुव्वतें। मैं बड़ी बशाशत से उस हुक्म की भी तामील करने लगा था कि अंडाबाज ज़म्बी ने आहिस्ता से कहा, इतनी जल्दी नहीं मैकुमेजन। मैं अंडाबाज ज़म्बी का मतलब समझ गया, चुनाचे मैं फिर एक्टिंग करने लगा। पहले मैंने अपनी उंगली हिलाई, फिर हाथ उठाया और फिर सर उठाकर उसे दोबारा गिरा दिया। वो जिंदा है, शाका के सर की कसम जिंदा है। सिपाही इंतहाई खौफ के आलम में चिल्ला उठे और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता बड़ी शान से उठा। हाथ फैलाकर एक अंगड़ाई ली और फिर एक जोरदार जमाई लेकर जैसे मैं नींद से बेदार हुआ हूँ, बेपरवाही और बेताल्लुकी से चारों तरफ देखने लगा। और जब मैं यूं एक्टिंग कर रहा था तो मैंने देखा कि अंडाबाज ज़म्बी रूहानी थकन से तकरीबन बेहोश हो गया था। उसके माथे पर पसीने के कतरे नजर आ रहे थे।
उसके अज़ा कांप रहे थे और वो लंबे लंबे सांस ले रहा था। रहे जुल्लू तो वो खौफ से चीख पड़े, पलटे और बड़ी बदहवासी के आलम में टीले की तरफ भाग पड़े और उसके अकब में जाकर नजरों से ओझल हो गए। बहादुर सिपाहियों की पूरी रेजिमेंट एक खौफजदा हजूम की तरह फरार हो गई और वहां उस मैदान में हम अकेले रह गए। अंडाबाज ज़म्बी, ये कैसे किया तुमने? मैंने हैरत से पूछा। ये ना पूछो मैकोमेजन, उसने जवाब दिया। तुम सफ़ेद फार्म अपने आप को बहुत ज़्यादा अक्लमंद समझते हो, लेकिन बाज़ बातें ऐसी भी हैं जिन्हें तुम समझ नहीं सकते। दुनिया में बाज़ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो दूसरों को वो बातें और वो चीज़ें दिखा सकते हैं जो नहीं होती। मैकोमेजन, मुनासिब होगा कि हम फ़ौरन यहाँ से चल दें, क्योंकि जुल्लू सिपाही अपने खौफ पर काबू हासिल करने के बाद छकड़े लूटने आ जाएंगे और शायद मुझसे ऐसे सवालात पूछेंगे जिनके जवाब मैं ना दे सकूं। मैं समझता हूं कि अंडाबाज ज़म्बी ने उस वक्त मैस्मरिज्म की तरकीब इस्तेमाल की थी। उसने नज़रबंदी की थी। चुनाचे जुल्लू सिपाहियों को यह नजर आया कि जैसे भाले का फल मेरे बदन के आर पार हो गया और उसी नज़रबंदी की वजह से उन्हें फल पर खून भी नजर आ गया। अंडाबाज ज़म्बी ने यह गलत ना कहा था कि हमें फ़ौरन रवाना हो जाना चाहिए। मुबादा जुल्लू अपने खौफ पर काबू हासिल करके छकड़े लूटने के लिए वापस आ जाएं। लागर के बाएं तरफ और उससे कोई 150 गज दूर एक तंग घाटी थी, जहां मैंने ना सिर्फ अपना बल्कि एक जायद घोड़ा भी, जो मैंने बॉयरों से हासिल किया था, छुपा रखा था। मेरा ज़ेन और घोड़ों का दूसरा साजो सामान भी उसी घाटी में था। चुनाचे मैंने बेहोश टोटा को उठाया और हम उस घाटी की तरफ चले और वहां पहुंचकर मैंने देखा कि घोड़े महफूज थे और मेरा दिल खुशी से नाच उठा। हमारे सफ़र के लिए बस यही घोड़े रह गए थे, क्योंकि बैलों को बॉयरों ने रवाना कर दिया था और अगर बैल मौजूद होते भी तो उन्हें छकड़ों में जोतने का वक्त ना था। एक एक लम्हा कीमती था। खुशकिस्मती से जुल्लुओं की नज़र इन घोड़ों पर न पड़ी थी और हम इन पर सवार होकर अपना सफ़र जारी रख सकते थे। मैंने अपना घोड़ा पकड़ लिया और उसके पैरों से रस्सी खोलकर जैन कसने लगा। जब मैं इस काम में मसरूफ़ था तो मुझे ख्याल आया और मैंने अंडाबाज ज़म्बी से कहा कि वो दौड़कर लागर में जाए और अगर मुमकिन हो तो मेरी 2 नाली बंदूक, बारूद और चंद कारतूस ले आए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ हाथी मार बंदूक, थोड़ा सा बारूद और गिनती ही की गोलियां थीं। अंडाबाज ज़म्बी चला गया। उसके थोड़ी देर बाद ही टोटा को, जिसे मैंने ज़मीन पर लिटा दिया था, होश आ गया और वो रोने लगी और फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। इतना भयानक ख्वाब देखा था मैंने, उसने डच जुबान में कहा। मैंने देखा कि जैसे काले काफिर मुझे कत्ल करने जा रहे हैं। मेरे अब्बा कहाँ हैं? मेरे दिल पर एक खोंसा सा पड़ा। बेटी, मैंने अपने आप को संभालते हुए जवाब दिया, तुम्हारे अब्बा एक सफ़र पर रवाना हो गए हैं और तुम्हें मेरे सपुर्द कर गए हैं। एक दिन हम तुम्हारे अब्बा के पास पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब ये बताओ टोटा कि तुम अपने चचा एलन के साथ चलना पसंद करोगी? हाँ, उसने कहा और फिर रोने लगी और फिर उसे याद आया कि वह प्यासी थी। चुनाचे उसने पानी तलब किया तो मैं उसे दरिया पर ले गया। उसने पानी पिया। चचा एलन, मेरा हाथ सुरख क्यों है? उसने अपने उस हाथ की तरफ इशारा किया जिस पर बामबानी के खून के छींटे पड़कर जम गए थे और उस वक्त मैंने यह सोचकर मुसरत महसूस की कि अच्छा हुआ मैंने बामबानी को कत्ल कर दिया। ये तो रंग है बेटी, मैंने कहा। लाओ हम पानी से धोए देते हैं तुम्हारे हाथ, ये रंग साफ हो जाएगा। और जब मैं उसके हाथ धो रहा था तो अंडाबाज ज़म्बी आ गया। उसने बताया कि लागर में उसे एक भी बंदूक ना मिली। जुल्लू तमाम बंदूकें और बारूद अपने साथ ले गए थे। अलबत्ता उसे चंद दूसरी चीज़ें मिल गई हैं जिन्हें वो एक थैले में भर कर ले आया था और ये चीज़ें थीं एक मोटा कंबल, तकरीबन 20 पाउंड सुखाया हुआ गोश्त, थोड़े से बिस्कुट, पानी की 2 बोतलें, टीन का एक लोटा, दिया सलाई की चंद डब्बियाँ और ऐसी ही दूसरी चीज़ें। और अब मुनासिब होगा मैकोमेजन कि हम रवाना हो जाएं, उसने कहा, क्योंकि वो जुल्लू सिपाही वापस आ रही हैं। वापस आ रहे हैं? हाँ मैकोमेजन, मैंने एक सिपाही को टीले की चोटी पर नमूदार होते देखा था। अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है। चुनाचे मैंने फ़ौरन टोटा को उठाकर अपने घोड़े पर बिठा लिया और मैं भी उछलकर उसके पीछे सवार हो गया। अंडाबाज ज़म्बी ने दूसरे घोड़े के, जो बॉयरों का बेहतरीन घोड़ा था, मुंह में लगाम दी, चीज़ों का थैला लटकाया और सवार हो गया। हाथी मार बंदूक उसके हाथ में थी और हम चल पड़े। हम खामोशी से चलते रहे। 800-900 गज तक खामोशी से चलते रहे, यहाँ तक कि हम लागर की हद नज़र से बाहर निकल आए। लागर चूँकि नशेब में था, इसलिए अगर जुल्लू वहाँ पहुँच भी जाते अब हमें देख ना सकते। मैंने अपने घोड़े की लगामें खींच ली और मेरा दिल तशक्कुर के जज्बात से, उन जज्बात से जिन्हें अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं पुर था, क्योंकि अब हम महफूज थे। हम घोड़ों पर सवार थे और जुल्लू, बशर्ते कि उन्होंने हमारा ताक़ुब किया, हमारी गर्द को भी ना पा सकते थे। लेकिन अब सवाल ये था कि हम जाएं किस तरफ, और यही मैंने अंडाबाज ज़म्बी से पूछा। ये मुनासिब ना होगा अंडाबाज ज़म्बी कि हम उसी तरफ चल पड़ें?
मैंने पूछा। जिस तरफ बॉयर औरतों और मवेशियों का काफिला गया है। उसने नफी में सर हिलाया। नहीं मैकोमेजन, वो बोला। जुल्लू सिपाही उस काफिले के ताकुब में रवाना होंगे और मेरी तो तबीयत जुल्लुओं से भर चुकी है। हाँ अलबत्ता। नहीं अंडाबाज अम्बी, मैं भी उनकी मनहूस सूरतें देखना नहीं चाहता, मैंने जवाब दिया। लेकिन ये सवाल तो अपनी जगह पर कायम है कि हम किस तरफ जाएं। यहाँ इस वीरान जंगल में हम अकेले हैं, हमारे साथ ये बच्ची है और हमारे पास सिर्फ एक बंदूक है। तुम ही बताओ हम कौन सा रास्ता इख्तियार करें। मैकोमेजन, वो बोला। जुल्लुओं से मुठभेड़ होने से पहले हमारा रुख किस तरफ था? शुमाल की तरफ। बस तो फिर उसे रुख फेर दो और चले चलो। आज शाम जब हम क्याम करेंगे तो मैं अपने इस सफ़र के मुतल्लिक इस्तखारा देखूंगा। चुनाचे इस पूरी दोपहर हम दरिया के मुतवाजी चलते रहे। उस तरफ का रास्ता ऐसा नाहमवार था कि हमारी रफ्तार बहुत सुस्त रही। लेकिन सूरज गुरूब होने से पहले मैंने इत्मीनान का तवील सांस लेकर सोचा कि अब हमारे और उन जुल्लुओं के दरमियान कम से कम 25 मील का फासला था। नन्ही टोटा तमाम रात सोती रही। अव्वल तो इसलिए कि वो थकी हुई थी और इसलिए भी कि मेरा घोड़ा बड़ी उम्दा दौलत की चाल चल रहा था। चुनाचे उसकी चाल से हमें ज़रा भी झटके न लगते। आखिरकार सूरज गुरूब हो गया और हम दरिया के किनारे एक घाटी में उतर पड़े। हमारे पास खाने को कुछ ज़्यादा ना था। चुनाचे मैंने सख्त बिस्कुट पानी में भिगोकर टोटा और बाजम्बी को दिए और खुद मैंने सुखाए हुए गोश्त से पेट की आग बुझाई। खाने से फारिग हुए तो मैंने टोटा का स्कर्ट उतारा, उसे कंबल में लपेटा और उसे अलाव के करीब, जो अंडा बाजम्बी ने जला दिया था, लिटा दिया। मैं बेखबर सोई हुई बच्ची के करीब बैठ गया और दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने इस यतीम बच्ची को और खुद हमें भी जुल्लुओं के भालों से महफूज रखा। बड़ा ही भयानक तजुर्बा था जो मुझे ख्वाब परेशान मालूम हो रहा था, लेकिन वो ख्वाब नहीं बल्कि एक ठोस हकीकत थी। बेवतन बॉयरों के साथ तो ऐसे वाक़यात होते ही रहे थे और अफ्रीका में जिस रास्ते से बॉयरों के काफिले गुजरे थे उन रास्तों पर उनके मर्दों, औरतों और बच्चों की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। और ये वाक़या जिसमें खुद मैं भी शरीक था, उन्हीं अलमियों में से एक था। अंडा बाजम्बी करीब बैठा, अपने थैले में से हड्डियां निकाले और राख में पानी मिलाए अजीब हरकतें कर रहा था। ये क्या कर रहे हो अंडा बाजम्बी? मैंने पूछा। ये मालूम कर रहा हूँ मैकोमेजन कि हम कौन से रास्ते से जाएं, उसने जवाब दिया। मैं खामोश रहा क्योंकि पहले भी 1-2 दफ़ा अंडा बाजम्बी अपनी साहिराना कुव्वतों का मुजाहरा कर चुका था। बहरहाल मैं नन्ही टोटा को अपने सीने से लगाकर लेट गया और खुदा जाने कब सो गया। जब मैं बेदार हुआ तो पौ फट रही थी और उफ़के मशरिक पर सुनहरा और नारंगी गुबार सा फिरा हुआ था। मैं अपने आप बेदार न हुआ था बल्कि नन्ही टोटा ने मुझे बेदार कर दिया, जो नीम बेदारी और नीम ख्वाबी के आलम में मेरा मुंह चूमकर मेरे अब्बा कह रही थी। मेरे दिल को एक धक्का सा लगा और आंखों में आंसू डुबडुबा आए। मैं उठ बैठा, टोटा को लेकर दरिया पर पहुंचा, उसका मुंह और हाथ धुलाए और उसे कपड़े पहनाए और फिर हमने बिस्कुटों और खुश्क गोश्त का नाश्ता किया। टोटा ने दूध मांगा लेकिन मैं दूध कहाँ से लाता। फिर हमने अपने घोड़े पकड़े और मैं अपने घोड़े पर जैन कसने लगा। हाँ तो अंडा बाजम्बी, तुम्हारी जादुई हड्डियों ने कौन से रास्ते पर इशारा किया? सीधा शुमाल की तरफ, उसने जवाब दिया। सफ़र मुश्किल और रास्ता दुश्वार है, लेकिन हम 4 दिनों बाद एक सफ़ेद फार्म के कराल में पहुंच जाएंगे। और मैकोमेजन, यह सफ़ेद फार्म बॉयर नहीं बल्कि अंग्रेज़ है। उस सफ़ेद फार्म का कराल बहुत उम्दा और खूबसूरत जगह पर है और मैकोमेजन उसके अकब में एक चट्टान है जो बंदरों से पुर है। मैंने हैरत से अंडा बाजम्बी की तरफ देखा। ये सब बकवास है, मैंने कहा। इस जंगल और वीराने में अंग्रेज़ कहाँ से आ गया? और फिर उस अंग्रेज़ और उस कराल के मुतालिक तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मेरे ख्याल में तो मुनासिब होगा कि हम मशरिक की तरफ चल पड़ें और नाटाल की बंदरगाह पर पहुंच जाएं। जैसी तुम्हारी मर्जी मैकोमेजन, अंडा बाजम्बी ने जवाब दिया। लेकिन नाटाल की बंदरगाह तक 3 महीनों का सफ़र है और वो भी कहा नहीं जा सकता कि हम वहाँ तक पहुँच भी सकेंगे या नहीं, और फिर ये बच्ची रास्ते में ही मर जाएगी। लेकिन ये बताओ मैकोमेजन कि अब तक मेरी पेशन गोइयाँ सही साबित हुई या नहीं? क्या मैंने नहीं कहा था कि घोड़े पर सवार होकर हाथियों के शिकार को ना जाओ? क्या मैंने नहीं कहा था कि 2 की बजाय एक छकड़ा साथ ले लो, कि हमें सिर्फ एक ही छकड़े का नुकसान बर्दाश्त करना पड़े? बेशक ये तुमने मुझसे कहा था, मैंने इकरार किया। चुनाचे अब भी मैं कह रहा हूँ कि शुमाल की तरफ चलो मैकोमेजन, वहाँ तुम्हें अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुयस्सर आएगी और हाँ, सबसे बड़ा गम भी मिलेगा और उन वाक़यात के खंडर तुम्हारे दिल में आखिरी दम तक कायम रहेंगे। मैकोमेजन, कोई इंसान खुशी हासिल करने से इसलिए एतराज़ नहीं करता कि उसके बाद उसे गम मिलता है। जिस तरह धूप के बाद छाँव होती है उसी तरह खुशी के बाद गम भी मिलता है। ये नागुज़ीर है।
चुनाचे खुशी हासिल कर लो और गम बर्दाश्त कर लो कि यही जिंदगी का एक मकसद और यादों का बेहतरीन सरमाया है। फिर भी तुम्हारी मर्जी, मैकोमेजन, तुम्हारी मर्जी। बहुत अच्छा अंडाबा ज़म्बी, मैंने कहा। हम शुमाल की तरफ ही चलते हैं। और हम रवाना हो गए। थोड़ी दूर आगे चलकर दरिया जिसके मुतवाजी हम चल रहे थे दफअतन मगरिब की तरफ मुड़ गया। हमें शुमाल की तरफ जाना था, चुनाचे हम दरिया को भी सलाम करके उससे रुखसत हुए। दिन भर हम उस मैदान में चलते रहे जो बतदरीज बुलंद होता गया और सूरज गुरूब होने से कुछ पहले एक चश्मे के किनारे पहुंचकर डेरे डाल चुके थे। ये चश्मा पहाड़ों के उस सिलसिले से निकल आया था जो दूर पर और हमारे यहाँ सामने था। अब तक मैं खुश्क गोश्त खाता रहा था और उससे तबीयत खराब हो गई थी। चुनाचे मैंने अपनी हाथी मार बंदूक उठाई क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरी बंदूक हमारे पास थी ही नहीं, और टोटा को अंडाबा ज़म्बी के पास छोड़कर चल पड़ा कि अगर कोई शिकार मिल जाए तो मार लाऊं। ये अजीब बात थी कि इस सफ़र में हमें किसी भी जगह कोई चौपाया जिसका शिकार किया जा सके नजर आया। मैंने वो चश्मा जिसके किनारे हमने क्याम किया अबूर किया और खारदार झाड़ियों की तरफ चला जो सामने आते हुए पहाड़ी सिलसिले की ढलान पर उग रही थीं। मेरा ख्याल था शिकार वहीं मिल जाएगा। जरा आगे बढ़कर पानी का एक गड्ढा था। उस गड्ढे के रेतले किनारे पर 2 शेरों के पैरों के निशानात देखकर मैं ज़रा परेशान हो गया। काफ़ी देर तक मैं इधर उधर भटकता रहा लेकिन कोई शिकार नजर न आया। मैं मायूस हो चला और वापस लौटने के मुतल्लिक सोच ही रहा था कि मुझे एक पैटी बक नजर आ गया। ये बक मुझसे कोई 40 गज के फासले पर एक चट्टान पर खड़ा हुआ था। अगर हालात मुख्तलिफ होते तो मैं इस किस्म के छोटे जानवर का शिकार करने के मुतल्लिक सोचता भी ना, और फिर वो भी हाथी मार बंदूक से। लेकिन उस वक्त हम भूखे थे। चुनाचे मैं एक पत्थर से टेक लगाकर बैठ गया और बंदूक उठाकर बक के सर का निशाना लिया। सर का निशाना मैं इसलिए ले रहा था कि अगर मैं उसके जिस्म के किसी और हिस्से पर गोली चलाता तो हाथी मार बंदूक की 3 औंस की गोली उस नन्हे से जानवर के चीथड़े उड़ा देती और मैंने लुबलुबी दबा दी। बंदूक का धमाका मैदान और पहाड़ों में गूंज उठा और बक चट्टान पर गायब हो गया। मैं दौड़कर उस जगह पहुंचा और देखा कि बक मुर्दा पड़ा था, उसका सर उड़ गया था। मैं कह सकता हूं कि यह मेरा बेहतरीन निशाना और मेरी महारत का सबूत था। बड़े फतामंदाना अंदाज से मैंने बक उठाया और पड़ाव में पहुंच गया। अंडाबा ज़म्बी ने बक को साफ किया और फिर उसका गोश्त आग पर भूना गया। बड़ा लजीज खाना उस रात हमें खाने को मिला, या यूं कहिए कि बक का ताज़ा और भुना हुआ गोश्त खुद हमें लजीज मालूम हुआ। बक की पिछली टांगें हमने नाश्ते के लिए बचा रखीं। ये चांदनी रात न थी। चुनाचे दफतन वो शेर याद आ गए जिनके कदमों के निशानात मैंने गड्ढे के किनारे देखे थे। चुनाचे मैंने अंडाबा ज़म्बी से कहा कि मुनासिब होगा कि हम अपने घोड़े करीब ही बांध दें, कि एहतियात का तकाजा यही था। लेकिन जब हमने अपने घोड़ों को तलाश किया तो वो ना मिले। हालांकि हम जानते थे कि अभी थोड़ी देर पहले ही वो 50 गज के फासले पर चल रहे थे। बहरहाल अब सिवाय इसके हम कुछ और न कर सकते थे कि अलाव जलाकर पड़े रहें और घोड़ों की वापसी का मसला खुदा पर छोड़ दें, और यही हमने किया। मैं टोटा को अपने सीने से लगाकर अलाव के करीब लेट गया और खुदा जाने कब सो गया। दफतन दर्द व तकलीफ की एक चीख की आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुल गई। ये घोड़े की चीख थी जो अलाव के करीब से ही सुनाई दी। अलाव अब तक रोशन था। दूसरे ही लम्हे भागती हुई टापों की आवाज़ सुनाई दी, और इससे पहले कि मैं उठकर बैठ सकता मेरा अपना घोड़ा अलाव की रोशनी के हल्का में नमूदार हुआ, और मैंने जैसे बिजली की रोशनी में देखा कि उसकी आंखें फटी हुई थीं, नथने फैले हुए थे, और वो रस्सी जिससे उसकी टांग बांधी गई थी हवा में उड़ रही थी। मैंने कुछ और भी देखा। घोड़े की पुश्त पर एक स्याह चट्टान सी सवार थी जो गुर्रा रही थी और जिसकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थीं। ये शेर था। घोड़ा बगौले की तरह आया और अपने खौफ में सीधा अलाव में से निकलता चला गया। खुशकिस्मती से मैं और टोटा उसके सुमो तले कुचलने से बाल बाल बच गए। पलक झपकते में वो अंधेरे में जाकर गायब हो चुका था। कोई 100 गज तक उसके भागने की आवाज़ सुनाई देती रही और फिर चारों तरफ खामोशी तारी थी। वक्तन फ़वक्तन हल्की सी गुर्राहट की आवाज़ इस खामोशी को तोड़ देती। इसके बाद हम सो ना सके और पौ फटने तक जागते रहे। जब काफ़ी उजाला फैल गया तो मैं और अंडाबा ज़म्बी उठ खड़े हुए और टोटा को सोती छोड़कर उस तरफ चले जिस तरफ मेरा घोड़ा गया था। 50 गज आगे मेरे घोड़े का कुछ हिस्सा जिस्म पड़ा हुआ था और ज़रा दूर पर 2 भूरे शेर सुबह की रोशनी में एक तरफ जाते नजर आ रहे थे। आगे जाना फजूल था, चुनाचे हम सिवाय इसके और कुछ न कर सकते थे कि वापस लौट जाएं और दूसरे घोड़े को तलाश करें। लेकिन हमारी बदकिस्मती का प्याला अब तक भरा ना था। चुनाचे दूसरा घोड़ा हमें ना मिला। काफ़ी तलाश के बाद हमें उसके कदमों के निशानात नज़र आ गए और फिर फ़ौरन ही पूरा मामला समझ में आ गया। वो अपने साथी का हशर देखकर और फिर शेरों की बू से ऐसा खौफजदा हुआ कि रस्सी तुड़ा के किसी तरफ भाग गया।
मैं सर पकड़कर बैठ गया और मेरा जी चाहा कि धाड़े मार मार कर रो पड़ूं। अब हम वीराने में अकेले थे और सवारी के लिए हमारे पास घोड़े न थे, और फिर हमारे साथ एक बच्ची थी जो चंद गज से ज्यादा न चल सकती थी। बहरहाल रोने से कुछ ना हो सकता था। चुनाचे मैं और अंडाबाज अम्बी वापस पड़ाव में पहुंचे तो टोटा बैठी रो रही थी, क्योंकि जब वो बेदार हुई थी तो हम उसके करीब ना थे और उसने अपने आप को उस जंगल में अकेला पाया। हमने थोड़ा बहुत खाना खाया और चलने की तैयारी करने लगे। हमने पहले तो ये किया कि बेहद ज़रूरी चीज़ें अपने सामान से अलग कर लीं कि गैर ज़रूरी चीज़ें इस जगह छोड़ दी जाएं। उन ज़रूरी चीज़ों को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया गया कि मैं और अंडाबाज अम्बी उन्हें आसानी से उठा सकें, और फिर एहतियातन पानी की दोनों बोतलें चश्मे के पानी से भर लीं। इब्तदा में मैंने इसकी मुखालफत की क्योंकि इस तरह हमारे सामान का बोझ बढ़ जाने वाला था, लेकिन अंडाबाज अम्बी ने मजबूर किया और बोतलें भर लीं। अगर उन बोतलों में पानी ना भर लिया गया होता तो हम तीनों जिंदा ना रहते। तय ये पाया कि पहली मंजिल तक टोटा को मैं और हाथीमार बंदूक को अंडाबाज अम्बी उठाएगा। आखिरकार तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गईं और हम पैदल चल पड़े उस ढलान पर जहां मैंने बक का शिकार किया। टोटा किसी न किसी तरह चलती रही, अलबत्ता वहां जहां रास्ता दुश्वार गुजार होता मैं उसे उठा लेता। आखिरकार हम पहाड़ों की चोटी पर पहुंच गए और वहां पहुंचकर मैंने दूसरी तरफ देखा तो मेरे मुंह से हैरत और मायूसी की चीख निकल गई। मैं ये तो न कहूँगा कि पहाड़ियों की दूसरी तरफ सहरा था, अलबत्ता ये इलाका सहरा से मुख्तलिफ ना था। एक वसी और अरीज रेतला वीराना था जिसमें यहाँ वहाँ झाड़ियाँ और पत्थर बिखरे नजर आ रहे थे। हद नज़र तक ये रेतला मैदान चला गया था जिस पर अजीब वीरानी और खामोशी मुसल्लत थी। दूर, बहुत दूर, उस वीराने के इंतहाई सिरे पर सुरख चट्टानें धुंधली धुंधली नजर आ रही थीं। उन चट्टानों के बीच में एक बुलंद तरीन चोटी किसी दियो की उंगली की तरह आसमान की तरफ उठी हुई थी। ये तन्हा चट्टान इतने फासले से भी काफ़ी बुलंद मालूम होती थी। अंडाबाज अम्बी, मैंने कहा, अगर हम 6 दिनों तक भी चलते रहे तो इस रेतले वीराने को अबूर न कर सकेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी मैकोमेजन, उसने जवाब दिया, लेकिन मैं सच कह रहा हूं तुमसे कि वहां, और उसने हवा में बुलंद तन्हा चट्टान की तरफ इशारा किया, सफ़ेद फार्म रहता है। अब ये तुम्हारी मर्जी पर मुनहसिर है मैकोमेजन कि जिस तरफ जी चाहे चलो। अलबत्ता ये सुन लो कि अगर तुम यहाँ से लौट गए तो जिंदा न बचोगे। मैंने कोई जवाब ना दिया। मैं सूरत हाल पर गौर कर रहा था। चलो अंडाबाज अम्बी, मैंने टोटा को अपने कंधे पर सवार करते हुए कहा, हर रास्ता ना टूटने वाली नींद की वादी की तरफ ही जाता है। हम गिरते पड़ते, भूखे और प्यासे इसलिए कि उस रेगजार में कहीं एक चश्मा भी ना था। चलते रहे। जल्द ही मालूम हो गया कि सूरत हाल क्या थी। चुनाचे जितना भी पानी बोतलों में बाकी रह गया था वो हमने टोटा के लिए बचा कर रखा। खुदा की कसम, हमारा यह सफ़र एक भयानक ख्वाब की तरह था। हम चलते रहे सुबह से शाम तक। मैं और अंडाबाज अम्बी बारी बारी टोटा को कंधे पर उठाकर चलते रहे। दिन खत्म होता, रात का अंधेरा उतर आता। दिन भर रेत में चलने की वजह से हम निढाल हो जाते और किसी झाड़ी में रात गुजारने के लिए हाँफते हुए लेट जाते। किसी जगह पानी का कोई चश्मा ना था। तीसरी रात हम मारे प्यास के तकरीबन पागल हो चुके थे। टोटा पर गशी तारी हो चुकी थी। अंडाबाज अम्बी के पास बोतल में थोड़ा सा पानी बच गया था, जो इतना था कि उससे शराब का जाम बामुश्किल किनारे तक भरा जा सकता। उस पानी से हमने अपने होंठ तर किए और बाकी पानी टोटा को दे दिया। चुनाचे उसकी गशी दूर हो गई, लेकिन उस पर नींद तारी हो गई और वह सो गई। पौ फट रही थी। उफक मशरिक पर रोशनी की लकीरें फैल रही थीं। रोशनी उस वीराने पर उतर आई और मैंने देखा कि सामने नजर आती हुई पहाड़ियां अब सिर्फ 8 मील दूर रह गई थीं और पहाड़ियां हरी हरी नजर आ रही थीं। उन पर झाड़ियां और दरख्त उगे हुए थे। चुनाचे वहां पानी था, हमें वहां पानी मिल सकता था। चलो, मैंने कहा। अंडाबाज अम्बी ने कंबल की झोली सी बनाकर अपनी कमर पर लटकाई। सोती हुई टोटा को उसमें लिटा दिया और हम चल पड़े। 1 घंटा तक हम लड़खड़ा कर रेत पर चलते रहे। टोटा ने बेदार होकर रोना शुरू कर दिया। वो पानी मांग रही थी, लेकिन अफसोस हमारे पास पानी का एक कतरा तक ना था। हमारी जुबानें बाहर निकल आई थीं, हमारे हलक में कांटे पड़ गए थे और हमारे मुंह से कोई आवाज़ न निकल रही थी। एक जगह हम दम लेने के लिए ठहर गए। टोटा पर फिर गशी तारी हो गई और ये अच्छा ही हुआ। कोई आध घंटे बाद हम फिर उठे। अंडाबाज अम्मी ने फिर टोटा को उठा लिया। वो दुबला पतला ज़रूर था, लेकिन काफ़ी ताकतवर था। हम फिर चल पड़े। 1 घंटा और। वो बुलंद चट्टान अब 2 मील से ज़्यादा दूर न रह गई थी और वो सामने 150 गज दूर एक बड़ा और सायादार बोबाब का दरख्त था। लेकिन सवाल ये था कि हम उस दरख्त की छांव में पहुंच सकेंगे। अभी हमने आधा फासला ही तय किया था कि अंडाबाज अम्बी थकन से निढाल होकर गिर पड़ा
अब हम दोनों इतने कमज़ोर हो रहे थे कि हम में से कोई भी बच्ची को उठाने के काबिल ना रहा। अंडा ज़म्बी कोशिश करके उठ खड़ा हुआ। टोटा का एक हाथ उसने और दूसरा मैंने पकड़ा और हम उसे अपने दरमियान कुछ लटकाए और कुछ घसीटते हुए आगे बढ़े। 50 गज, जो हमें 50 मील मालूम हुए, और आखिरकार हम बोबाब के साय में पहुंच गए। रेगजार में सफ़र करने के बाद हम उस दरख्त के साय में पहुंचे तो उसके बड़े पत्तों और घनी टहनियों की छाँव हमें एक नेमत मालूम हुई। ठंडी छाँव, जैसे हम किसी ठंडे तहखाने में पहुंच गए हों। मैं वहां पहुंचते ही ढह गया और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने सोचा मरने के लिए बड़ी उम्दा जगह है, बड़ी ठंडी जगह है, और फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। मैं बेहोश हो चुका था। ऐसा मालूम हुआ कि मेरे चेहरे पर और सर पर बारिश के कतरे गिर रहे हैं। खुदा की रहमत नाजिल हो रही है बारिश के कतरों की सूरत में। बड़ी कोशिशों के बाद और बड़ी मुश्किल से मैं अपनी आंखें खोलने में कामयाब हो गया, लेकिन फिर फौरन ही मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं क्योंकि मुझे एक ख्याली पैकर नजर आया था। मैं आंखें बंद किए पड़ा रहा और पानी के कतरे मेरे सर पर और मेरे चेहरे पर गिरते रहे। मैंने सोचा, बल्कि यूं कहिए कि मैंने सोचने की कोशिश की कि यह क्या था। शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा था या थकन और प्यास की शिद्दत से मेरा दिमाग चल गया था। वाकई यही बात थी। अगर ऐसा ना होता तो मुझे ऐसा क्यों नजर आता जैसे काली आंखों वाली हसीना मुझ पर झुकी हुई है और चुल्लू भर भर कर पानी मेरे चेहरे पर छिड़क रही है। और फिर ये लड़की स्याह फाम भी ना थी बल्कि सफ़ेद फाम थी। हांड्रिका, एक आवाज़ ने अंग्रेजी में कहा, और बेहद शीनी आवाज़ थी, जैसे बाहर की रात में हवा फूलों की क्यारियों से सरगोशी करती गुजर रही हो। हांड्रिका, मैं समझती हूँ कि यह शख्स मर रहा है। मेरे घोड़े की जैन से ब्रांडी की बोतल लटक रही है, वो ले आओ दौड़कर। एक भौंडी और तकरीबन कुदरती और गैर इंसानी सी आवाज़ ने जवाब में कहा, मरता है तो मरने दो मिसेस स्टेला, यह तुम्हारे लिए बदकिस्मती लाएगा। मैं कहती हूँ मर जाने दो इसे। मैंने अपने चेहरे पर हवा का एक हल्का सा झोंका महसूस किया, जैसे ख्वाब की देवी तेजी से एक तरफ घूम गई हो। मैंने दोबारा आंखें खोल दी। वो मेरे ख्वाब की देवी उठ खड़ी हुई और मैंने देखा कि वो सरोकद थी और नरसल की तरह नाजुक और लचकदार, और उस वक्त वो गुस्से में भरी हुई थी क्योंकि उसकी काली खूबसूरत आंखों से शोले निकल रहे थे और उसने अपना हाथ उस दूसरी औरत की तरफ उठा रखा था जो उसके सामने ही खड़ी हुई थी। उस दूसरी औरत ने अजीब लिबास पहन रखा था, यानी ऐसा लिबास जिसे मर्द भी पहन सकता है और औरत भी। ये दूसरी औरत जवान थी, सफ़ेद फाम नस्ल से थी। उसकी टांगें मुड़ी हुई थीं और कंधे हैरत अंगेज हद तक चौड़े, लेकिन जैसे किसी मर्द के कंधे हों। उसके चेहरे के नकूश भद्दे न थे, लेकिन माथा ढलवान था, कान और ठोड़ी उभरी हुई और नुमाया। मुख्तसर ये कि वो दूसरी औरत इंसान से ज़्यादा एक खूबसूरत बंदरिया मालूम हो रही थी, जैसे वो इंसानों और बंदरों की दरमियानी कड़ी हो। डार्विन के नज़रिए के मुताबिक बंदर पूरी तरह इंसान बनने से पहले ऐसा ही रहा होगा जैसी कि वो औरत थी। हसीना उस बंदरनुमा औरत की तरफ हाथ उठाई खड़ी थी। गुस्ताख, इतनी जुर्रत हो गई है तुझे, हसीना ने गुस्से से फुंकार कर कहा। तू फिर मेरी हुक्म अदूली करने की जुर्रत कर रही है। लंगूर, भूल गई जो मैंने कहा था। हो, बंदरनुमा औरत ने कहा। हसीना को गुस्से में देखकर वह सिमट गई थी और कांप रही थी। मिसेस स्टेला, गुस्सा न करो, खफा ना हो मुझसे कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने वही कहा जो सच है। मैं ब्रांडी लिए आती हूँ। बहरहाल, अब ये ख्वाब हो या हकीकत, मैंने सोचा मुझे ज़ुबान खोलनी चाहिए। ब्रांडी नहीं, मैंने अंग्रेज़ी ज़ुबान में बामुश्किल कहा, क्योंकि मेरी ज़ुबान फूल गई थी। पानी दो मुझे, पानी। जिंदा है, खुदा का शुक्र है, हसीना खुशी से चिल्लाई। और फिर अंग्रेज़ी बोल रहा है। ये देखिए जनाब, खुद आपकी बोतल में पानी भरा हुआ है। आप चश्मे के बिल्कुल करीब पड़े हुए हैं। चश्मा दरख्त के दूसरी तरफ है। मैं कोशिश करके उठ के बैठ गया और बोतल अपने लबों से लगा ली। उस ठंडे मीठे पानी का जायका मैं कभी ना भुला सकूंगा। वो पानी मुझे आबे कौसर से ज़्यादा लतीफ़ मालूम हुआ और साथ ही साथ वो आबे हयात भी था। लेकिन हसीना ने मुझे ज़्यादा पानी पीने की इजाज़त ना दी। बस ज़्यादा नहीं, उसने कहा और ज़बरदस्ती मेरे हाथ से बोतल छुड़ा ली। बच्ची, मैंने कहा, जिंदा है या मर गई? पता नहीं, हसीना ने जवाब दिया। हम अभी अभी यहाँ आए हैं और सबसे पहले मैं आप ही की तरफ मुतवज्जा हुई हूँ और आप ही को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। मैं घूमकर उस जगह पहुँच गया जहाँ अंडा ज़म्बी और उसके करीब टोटा पड़ी हुई थी। ये कहना मुश्किल था कि वो दोनों मर गए थे या सिर्फ बेहोश थे। हसीना टोटा के चेहरे पर पानी के छींटे देने लगी और मैं सांस रोके नतीजे का मुंतज़िर रहा और प्यासी नज़रों से पानी की बोतल की तरफ देखता रहा, क्योंकि मेरी प्यास अब तक बुझी ना थी। बंदरनुमा औरत, जिसका नाम हांड्रिका था,
अंडाबाज अम्बी के चेहरे पर पानी के छींटे दे रही थी और मैंने मुसरत की लहरें महसूस करके देखा कि थोड़ी देर बाद ही टोटा ने आंखें खोल दी। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने रोने की कोशिश की लेकिन रो ना सकी क्योंकि उसकी जुबान और होंठ भी सूज गए थे। लेकिन हसीना ने टोटा के हलक में पानी टपकाया था। उसका असर फौरी हुआ। टोटा को फिर सिर्फ चंद घूंट पानी पिलाया गया। हालांकि वो रोती और ज़्यादा पानी तलब करती रही लेकिन मजीद पानी उसे न दिया गया। ऐन उसी वक्त बूढ़े अंडाबाज अम्बी ने भी एक कराह के साथ आंखें खोल दी। उसे भी होश आ गया था। उसने चारों तरफ देखा। वह सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहा था। क्या कहा था मैंने? मैकोमेजन, और बोतल घसीट कर अपने मुंह से लगा ली। इस असना में मैं दरख्त के तने से टेक लगाए बैठा सोचने की कोशिश कर रहा था। मैंने बाएं तरफ नज़र की। उस तरफ दो उम्दा घोड़े खड़े हुए थे। एक घोड़े की पीठ नंगी थी यानी जैन ना थी उस पर, और दूसरे घोड़े पर भद्दी सी जैन कसी हुई थी, औरतों के बैठने की जैन। घोड़ों के करीब ही ग्रे हाउंड नस्ल के दो कुत्ते बैठे हुए थे और अपनी लाल लाल जुबानें लटकाए हमारी तरफ देख रहे थे, और कुत्तों के करीब ही शिकार पड़ा हुआ था। यकीनन उस हसीना और उसके कुत्तों ने यह शिकार किया था। हांड्रिका, हसीना ने कहा, इन लोगों को अभी गोश्त खिलाना मुनासिब ना होगा। देखो दरख्त पर पके हुए फल हैं या नहीं। हांड्रिका तेजी से दौड़कर दरख्त की छांव में से निकल गई। चंद सानियों बाद ही वो वापस आ चुकी थी। चंद फल बिल्कुल पके हुए हैं, वो बोली, लेकिन बहुत ऊपर हैं, बिल्कुल चोटी पर। तोड़ लाओ, हसीना ने हुक्म दिया। कहना आसान है, करना मुश्किल है, मैंने दिल ही दिल में हंस के सोचा, लेकिन फौरन ही मुझे अपनी राय बदलनी पड़ी। दफतन हांड्रिका ने एक छलांग लगाई और दरख्त की वो टहनी पकड़ी जो ज़मीन से 3-4 फुट बुलंद थी। टहनी पकड़कर उसने 2-3 जोरदार झोंके लिए जो सर्कस के किसी भी करतबबाज के दिल में रश्क पैदा कर सकते थे, और हांड्रिका दरख्त पर चढ़ चुकी थी। बस ये औरत इससे आगे न जा सकेगी, मैंने सोचा, क्योंकि दूसरी टहनी काफ़ी बुलंदी पर थी। लेकिन एक बार फिर मेरा यह ख्याल गलत साबित हुआ। हांड्रिका निचली टहनी पर खड़ी हो गई। उसने उस टहनी को बंदर की तरह अपने नंगे पंजों से पकड़ रखा था। उसने ऊपर वाली टहनी की तरफ छलांग लगाई, उसे पकड़कर 2-3 बार झूमी, और अब वो उस टहनी पर पहुंच चुकी थी। मैं समझता हूं कि हसीना ने मेरे चेहरे के जज्बात से मेरी दिली कैफियत का अंदाज़ा लगा लिया। हैरत ज़दा और मुतफक्कर होने की कोई ज़रूरत नहीं, वो बोली। हांड्रिका किसी भी इंसान से कतई मुख्तलिफ है, वो ना गिरेगी। मैंने कोई जवाब ना दिया और अपना सांस रोके हैरत और दिलचस्पी से उस अजीबोगरीब औरत के करतब देखता रहा। एक से दूसरी टहनी तक छलांग लगाती वो ऊपर ही ऊपर चढ़ती रही और बंदर की तरह खड़ी होकर टहनियों पर दौड़ती रही, और अब वो दरख्त की चोटी पर पहुंच चुकी थी और उस पतली और नाजुक टहनी की तरफ बढ़ रही थी जिससे पके पके फल लटक रहे थे। उसके करीब पहुंचकर हांड्रिका उस टहनी को झंझोड़ने और हिलाने लगी। यकायक एक चटाखे की आवाज़ आई, एक तड़ाका हुआ, टहनी टूट गई और मैंने सोचा कि हांड्रिका इतनी बुलंदी पर से टहनियों में उलझती हुई ऐन मेरे सामने आकर गिरेगी। मैंने काम कर अपनी आंखें बंद कर लीं। हसीना ने कहका लगाया जैसे चांदी की घंटियां बज उठी हों। घबराइए नहीं, वो बोली। वो देखिए हांड्रिका बिल्कुल महफूज है। और मैंने ऊपर देखा तो नजर आया वो वाकई महफूज थी। गिरते वक्त उसने दूसरी टहनी पकड़ ली थी और अब वो उससे भी निचली टहनी पर उतर रही थी। अंडाबाज अम्बी भी हांड्रिका के ये करतब देख रहा था, लेकिन हैरत से नहीं, सिर्फ दिलचस्पी से। गोया ऐसी अजीब औरतें दुनिया में आम हों। बंदरिया औरत, वो बुड़बुड़ाया और फिर टोटा की तरफ मुतवज्जा हो गया जो पानी तलब कर रही थी। इस असना में हांड्रिका हैरत अंगेज फुर्ती से नीचे तक आई और अब वो सबसे निचली टहनी को एक हाथ से पकड़े लटक रही थी और फिर वो 8-9 फुट ऊपर से ज़मीन पर कूद पड़ी। 2 मिनट बाद ही पके हुए नरम और लिजलिजे फल चूस रहे थे। अगर हालात मुख्तलिफ होते तो ये फल हमें फीके और कतई बेमज़ा मालूम होते, लेकिन इस हालत में यही फल कम से कम मुझे बेहद लजीज मालूम हो रहे थे। रेगजार में 3 दिन तक भूखे प्यासे चलते रहने के बाद हमारे जायके की परख और ज़ुबान की हिस्स गालिबन आर्जी तौर पर मर गई थी। जब हम फल खा रहे थे तो हसीना के हुक्म से हांड्रिका उसी बक को छील रही थी और साफ कर रही थी जिसका शिकार कुत्तों ने किया था। खुद हसीना आग सुलगाने में मसरूफ़ हो गई। आग जल गई और अब हसीना बक के गोश्त को आग पर भून रही थी और हमें दे रही थी। हमने ये गोश्त खाया तो हमें फिर चंद घूंट पानी पीने की इजाज़त मिल गई। फिर हसीना टोटा को चश्मे पर ले गई और उसे खूब नहलाया। जब टोटा नहा चुकी तो हमारी बारी आई और इस दफ़ा नहाने से मुझे ऐसा सुकून और फरहत मुयस्सर आई कि पहले कभी ऐसे सुकून और फरहत का तजुर्बा न हुआ था। नहाकर मैं दरख्त की छांव में आया तो बेशक लंगड़ा रहा था और मुश्किल से कदम उठा सकता था।
इसके बावजूद मैं अपने आप को एक बदला हुआ इंसान महसूस कर रहा था। सामने वो हसीना टोटा को अपने घुटनों पर लिए बैठी थी। हसीना अपना घुटना हिलाकर टोटा को झुला रही थी और अपनी शीरीं आवाज़ में लोरियां गा रही थी। उसने अपनी नाक पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद ही टोटा गहरी नींद सो रही थी। खुद मैं भी उसी तरह बेखबर होकर सो जाना चाहता था, लेकिन शौक़े तजस्सुस मेरे तमाम जज्बों पर गालिब था। मैं अपनी मौसिना का नाम पूछ सकता हूँ? मैंने पूछा। स्टेला, उसने जवाब दिया। स्टेला कैसी? स्टेला कैसी भी नहीं, उसने कदरे रंजीदगी से जवाब दिया। मेरा नाम स्टेला है, सिर्फ स्टेला। ये मुख्तसर सा नाम और जल्द ही ज़ुबान पर चढ़ जाता है। मेरे वालिद का नाम थॉमस है और हम वहाँ रहते हैं। और उसने बुलंद चट्टान की तरफ इशारा किया जो हमें रेगजार के दूसरे किनारे से भी नजर आ गई थी। मैं चंद सानियों तक हैरत से स्टेला की सूरत तकता रहा। कब से क्या है यहाँ? मैंने पूछा। मेरी उम्र 7 बरस की थी और उस वक्त जब हम यहाँ आए थे छकड़े में आए थे हम यहाँ। इससे पहले हम अफ्रीका में किसी और जगह रहते थे और वहाँ इंग्लिस्तान से आए थे। इंग्लिस्तान से? हाँ, ऑक्सफोर्डशायर में एक जगह, घरसिंगाम। हम वहाँ रहते थे। ये मुकाम मैं आपको उस नक्शे में दिखा दूंगी जो हमारे पास है। मेरी हैरत बढ़ती जा रही थी और मैं सोचने लगा था कि कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। मिस स्टेला, अजीब बात है ये तो। मैंने कहा। कौन सी बात? मुझे तो ये सब एक ख्वाब मालूम होता है, हकीकत से दूर, कोसों दूर। समझ में नहीं आता कि ये आप क्या कह रही हैं। कहीं खुदा ना खास्ता आप? नहीं, मैं पागल नहीं हो गया हूँ, लेकिन ये इत्तेफाक इस कदर अजीब है कि इसके सच होने पर यकीन नहीं आता। मिस स्टेला, मैं भी ऑक्सफोर्डशायर और घरसिंगाम से आया हूँ। कई बरसों पहले मैं भी वहीं रहता था, वो चौंकी। तो आप अंग्रेज़ हैं? उसने कहा। खुदा की कसम, मैं अंग्रेज़ की सूरत देखने को तरस रही थी। यहाँ आने के बाद सिर्फ एक अंग्रेज़ से मेरी मुलाकात हुई थी, लेकिन वो कतई शरीफ ना था। कोई सफ़ेद फाम सिवाय चंद आवारा गर्द बोयरों के इस तरफ आया ही नहीं। हम लोग स्याह फामों और बंदरों में रहते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों के मुतल्लिक मैंने किताबों में पढ़ा है, नावलों और नज़मों की किताबों में। लेकिन अपना नाम तो बताइए मुझे। मैकोमेजन कहा था आपको उस स्याह फाम ने, लेकिन ये आपका अफ्रीकी नाम है शायद। मुझे एलन क्वार्टरमैन कहते हैं, मैंने कहा। स्टेला के चेहरे का रंग सफ़ेद हो गया, उसका मुंह खुले का खुला रह गया और वो अपनी स्याह गजाली आंखों में वहशत सी लिए मेरी सूरत तकने लगी। बड़ी अजीब बात है ये तो, वो बोली, लेकिन ये नाम मैंने अक्सर सुना है। मेरे वालिद अक्सर मुझसे कहा करते हैं कि किस तरह एक बच्चे ने जिसका नाम एलन क्वार्टरमैन था मेरी जान बचाई थी। एक क्रिसमस के मौका पर मेरे कपड़े सुलग उठे थे और एलन क्वार्टरमैन ने अपने हाथों से आग बुझा दी थी। ये देखिए। उसने अपनी गर्दन पर एक धुंधले सुरग दाग की तरफ इशारा किया। यह है उस वक्त की निशानी। मुझे वो वाक़या याद है, मैंने कहा। उस वक्त तुमने, मुआफ़ करना, आपने सेंट निकोलस का लिबास पहन रखा था। वो एलन क्वार्टरमैन मैं ही हूँ जिसने आग बुझाई थी। और मेरी कलाइयाँ झुलस गई थीं। चंद लम्हों तक खामोशी का वक्फा रहा और इस असना में उसकी निगाहें मुझ पर और मेरी निगाहें उसके हसीन चेहरे पर मरकूज रहीं। वो अपने बड़े छज्जे वाले फ्लैट हेड से, जिसमें शुतुरमुर्ग के पर उड़से हुए थे, अपने चेहरे पर पंखा झल रही थी। ये खुदा की कुदरत है, उसने कहा। जब मैं बच्ची थी तो तुमने मेरी जान बचाई थी और अब मैंने तुम्हारी, मेरा मतलब है आपकी और बच्ची की जान बचाई। और फिर उसने जल्दी से पूछा, ये बच्ची आपकी बेटी है? मिस स्टेला, हम दोनों बचपन के साथी हैं, इसलिए मुनासिब होगा कि आपस में तकल्लुफ़ ना बरतें और आप साहिब से एक दूसरे को मुखातिब ना करें। हाँ, तो ये मेरी बेटी नहीं है। ये एक तवील दास्तान है जो मैं तुम्हें फिर कभी सुनाऊंगा। हाँ, घर पहुंचकर यह दास्तान मुझे सुना देना, वो बोली। और अब मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मेरे घर तक 3 घंटे का सफ़र है। हांड्री का घोड़े यहाँ ले आओ।